नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आपको बता दें, देश इन दिनों कई चीजों से झुलस रहा है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पे यानी कि देश इन दिनों कहीं ना कहीं घिरा हुआ है। लेकिन आज हमारे साथ जो पैनल पे लोग बैठे हैं, पहले मैं उनका परिचय करा देता हूँ। जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे वो भी हम बता देते हैं। हमारे साथ है एडवोकेट नरेश चौहान जी, जो वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं और एडवोकेट हैं। महावीर सिंह निनानिया जी है, वरिष्ठ पत्रकार है। और साथ के अंदर है महेंद्र छाबड़े जी, वो भी वरिष्ठ पत्रकार है, काफी समय से उन्होंने पत्रकारिता की है। आज हम दो तीन ज्वलंत मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो इन दिनों है, अफगानिस्तान का मुद्दा है कि वहां तालिबान ने किस तरीके से कब्जा किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा हम करेंगे हरियाणा की राजनीति में, खासकर दक्षिण हरियाणा की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। पहले हम दक्षिण हरियाणा की राजनीति पे एक बार बात कर लेते हैं, फिर हम नेशनल मुद्दे पे बात करेंगे। चौहान साहब हमारे साथ है। चौहान साहब, दक्षिण हरियाणा की राजनीति कई दिनों से गरमाई हुई है और अब कल 17 तारीख को कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव आ रहे हैं और राव विरोधी जितने भी लोग हैं वो उनके स्वागत में लगे हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं जो उनको कैबिनेट दर्जा दिया गया है तो मोदी मंत्रिमंडल में, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या दक्षिण हरियाणा की राजनीति में कोई गर्माहट है? दर्शकों की निमत थी, कल भी आपसे हमने बात की थी, आपके पास समय नहीं था, लेकिन आपके मुंह से बहुत कुछ सुनना चाह रहे हैं। आप विश्लेषक हैं, बहुत कुछ राजनीति को आप देखते हैं बारीकी से, और आपने एचआर न्यूज में बहुत सारे विश्लेषण किए। हालांकि कल हमने डिबेट की थी, उसके भी कई सारे मायने हैं। आज आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे, क्या लगता है दक्षिण हरियाणा की राजनीति में कोई गर्माहट आएगी, या जो राम विरोधी है उनको ऑक्सीजन मिलेगी, या तो ये प्लेटफॉर्म मिल जाएगा राम विरोध जो राजनीति करते आए? मोहनलाल जी नमस्कार। सभी दर्शकों को एचआर न्यूज की तरफ से हमने अब ये 75वां स्वाधीनता दिवस कल ही मनाया है। तो आज अखबारों की भी छुट्टी थी, एचआर न्यूज ने उस कमी को पूरी करते हुए और आज एक कई मुद्दों पर चर्चा की है। आप बधाई के पात्र हो। हमारे साथी छाबड़ा जी, महावीर निनानिया जी, इनका भी स्वागत करते हुए, जो आपने दक्षिणी हरियाणा की और राव पक्ष विपक्ष की बात कही, तो मैं उससे आपको, क्योंकि हमारा विश्लेषण और हमारी चर्चा आंकड़ों पर आधारित रहती है, तथ्यों पर आधारित रहती है। हवा में कोई बात हम हवाई फायर या कोई जुमलेबाजी या हवाबाजी नहीं करते। 1966 में 1 नवंबर को हरियाणा बना। पहले मुख्यमंत्री फिर बंसीलाल हुए, देवीलाल हुए, भजनलाल हुए, चौटाला जी हुए, बंसीलाल फिर हुए, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए, आजकल मनोहर लाल हैं। तो ये पृष्ठभूमि मैं इसलिए बता रहा हूं कि हरियाणा की राजनीति में अंग्रेजी का एक शब्द है बी, ए बी, बी फॉर बंसीलाल, बी फॉर बीरेंद्र सिंह, बी फॉर भगवत दयाल, बी फॉर भूपेंद्र जनलाल, बी फॉर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये जो हरियाणा का हमारा 1966 से लेकर और अब 2021 तक, तो हम ये कह सकते हैं कि इन 55 सालों में 2/3 टाइम लगभग इस अंग्रेजी के शब्द बी ने राज किया है। तो ये अहीरवाल की राजनीति, दक्षिणी हरियाणा की राजनीति और राव इंद्रजीत सिंह की, या इसको मत देखो, जो बिटवीन द लाइंस, जो दूर तक दिखाई दे रहा है कि हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर अंग्रेजी के शब्द बी का उठाव नजर आ रहा है। और देर सवेर हरियाणा की सत्ता पर बी फॉर भूपेंद्र यादव भी बैठ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
मेरा सवाल तो यही था ना, इसीलिए इसीलिए संजीवनी मिल रही है क्या राम विरोधियों को? ये मैं कह रहा हूं कि ये एक किस्म से संगठन की दृष्टि से राव इंद्रजीत सिंह 2013-14 में कहीं पार्टी में आए, लेकिन भूपेंद्र यादव की जो परवरिश पार्टी में उसकी जो ग्रूमिंग हो रही है, वो 2012 से राज्यसभा का मेंबर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उसकी एंट्री चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आदमी को, हम पिछली डिबेट में, कई डिबेट में बार बार, चाहे वो कमेटी का चुनाव था या 2019 का विधानसभा का चुनाव था, बार बार हमने इस बात को दोहराया है कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी किन्हीं शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वो शर्तें भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड को पता है या राव इंद्रजीत सिंह को पता है? उन शर्तों में कहीं कोई कमी बेशी आएगी तो वो कोई अपना दूसरा विकल्प सोचेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का वो दावा करते हैं, उनका एक अपना सिस्टम है कि वो जब तक आवश्यकता होती है उस पराये आदमी को अपने हित साधने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो उससे किनारा कर लेते हैं। तो उसमें हमारे सामने मैंने अनेकों उदाहरण हैं। मैंने वही तो पूछा ना आपसे, क्या अब भूपेंद्र के जरिए जमीन तैयार की जाएगी? 2014 में राव इंद्रजीत को लेकर के जमीन तैयार की गई, 2024 के अंदर राव 75 साल के हो जाएंगे तो उनको टिकट का भी जो भाजपा ने क्राइटेरिया बढ़ा रखा, 75 साल के लोगों को टिकट नहीं मिलेगी। तो क्या लगता है उसी पैरल जमीन तैयार की जाएगी क्या? नहीं, देखो, ये हवाबाजी की नहीं, मैं तो आपको एक तथ्यात्मक बात बता रहा हूं कि राव इंद्रजीत सिंह का और बीजेपी हाई कमांड का जो करार हुआ होगा शुरू में, मतलब वो करार उन दोनों के बीच में है, उसको आप भूपेंद्र यादव से या किसी और से तुलना मत करो। भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की राजनीति का एक किस्म से उभरता हुआ चेहरा है। लेकिन उसी के बीच राव की भी तो घेराबंदी हो रही है ना, एक तरीके से देखा जाए तो राव भी तो दक्षिण हरियाणा के बड़े चेहरे हैं। नहीं, राव जी की अपनी, अब 2019 के चुनाव में आपने देख लिया वो क्या घेराबंदी होगी। जब राव जी ने अपने आप को अपनी शर्तों में कहीं सीमित कर लिया तो वो एक अलग खेल था। मतलब अब रेवाड़ी से ही राव जी का उम्मीदवार राव जी के लाख प्रयास करने के बावजूद, मोदी जी के, नड्डा जी के, खुद के आ जाने के बावजूद नहीं जीत पाया, तो दूसरा कौन क्या घेरेगा किसी को? जब आप अपना वर्चस्व, अपना वजूद खुद नहीं दिखा पाए तो दूसरा किस लिए इतनी मशक्कत करेगा? तो ये बातें तो उन्हें खुद सोचनी है। लेकिन टिकट वितरण हो या कुछ भी हो, जिस तरीके से अभी देखिए जो नगर पार्षद मनोनीत करने थे वो तीनों अपनी मर्जी के बन गए। वो बात अलग है, मंडल में राव इंद्रजीत के जो समर्थक है, जो लोग हैं, उनको वो पहले से ही स्थान नहीं मिलता है। अब जो नगर परिषद की चेयरपर्सन है वो भी राव के आशीर्वाद से बनी है, और जो मनोनीत पार्षद है वो भी राव के आशीर्वाद से बने हैं, धारूहेड़ा में भी राव के। तो ये इनकी अंदर की बातें कहां किस लेवल पर एक गठजोड़ रहता है, कोई डील रहती है, तो ये जाने। लेकिन जो आपने बताया ना कि ये भूपेंद्र यादव का जो 2 दिन का दौरा शुरू हुआ है और ये राजस्थान तक, ये हरियाणा का बता रहा हूं मैं कि मुख्यमंत्री पद का एक सशक्त दावेदार
सामने आ रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में यादव वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए भी भूपेंद्र यादव को पार्टी आगे बढ़ा रही है, क्योंकि लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश हो। हाँ जी। या फिर आपको ऐसा भी लगता है कि हमारे जो दक्षिण हरियाणा में बीजेपी के कार्यकर्ता है उन वो सब राव के कद के आगे बोलने नजर आ रहे थे कि अब उनको ऑक्सीजन दी जाए। देखिए 2019 में अरविंद यादव ने किस तरीके से अपने कार्यालय में राव इंद्रजीत को बुलाया और वह फिर पूरा घटनाक्रम हुआ, राव को वहां से निकलना पड़ा, उनका कैंडिडेट भी हारा। हालांकि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनमें इतना मादा है वो राव को टक्कर दे पाए, ये टक्कर नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उनको ऑक्सीजन दी जा रही है। भाई भूपेंद्र के सारे बाप आ जाइए, तमाम जो कार्यकर्ता राव के कद के बराबर में खड़ा कर दिया, वो कैबिनेट मंत्री आपके काम कराएंगे, जमीन तैयार हो जाएगी। ऐसा नहीं है मोहनलाल जी, ये तो हम और आप मतलब एक डिबेट के नाते ये एक हमारे अपने ख्याल है। जो हकीकत थी वो मैंने आपको बता दिया है कि भूपेंद्र यादव को बीजेपी के कार्यकर्ता देश की आपको लगता है कि वो राजनीति में, छोटा सा भी काम करवा सकते हैं डिपार्टमेंटों में? देखो उसमें ना तो राव इंद्रजीत का कोई दखल ज्यादा है, ना भूपेंद्र यादव का दखल कोई ज्यादा है, ना यहाँ के किसी मंत्री का दखल ज्यादा है, ना किसी विधायक का दखल ज्यादा है। पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो चिल्ला चिल्ला के अपनी कार्यकारिणी मीटिंगों में अपने राष्ट्रीय प्रदेश के प्रभारी महामंत्रियों के सामने चिल्ला रहा है कि कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं हो रही, कार्यकर्ताओं को कोई नहीं पूछता, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो ये तो एक किस्म से सिस्टम में कहीं ना कहीं, और वो इसका सारा दोष देखो मुखिया के ऊपर जाता है। तो मनोहर लाल जी एक जिसको कहते हैं ना सशक्त कमांड, एक वो सही तरीके से नेतृत्व। अब देखो कितना दुर्भाग्य है कि एक मुख्यमंत्री अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जिले में, करनाल में, उसका हेलीकॉप्टर ना उतरे, मुख्यमंत्री को जनसभा ना करने दी जाए। मुख्यमंत्री अब कोरोना अनलॉक हो चुका है, लॉकडाउन अनलॉक हो चुका है, और ऑक्सी-1 जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की वर्चुअल उद्घाटन करे। अरे 1 अगस्त को हमने अपने मुंदी गांव में मुख्यमंत्री से वरिष्ठ 77 साल के अपने वेद प्रताप वैदिक जी को बुलाकर और एक्चुअल ऑक्सी-1 का उद्घाटन किया, और हमारे मुख्यमंत्री जी वर्चुअल से ऑक्सी-1 का उद्घाटन कर रहे हैं। तो इन हालात में अंतिम सवाल करता हूं आपसे, क्या आप बदलाव देख रहे हैं हरियाणा के अंदर कि कहीं बीजेपी जो सीएम का भी बदलाव कर दे? कोई ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं जिस तरीके से सद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, स्वागत किया जा रहा है? मोहनलाल जी, हमारे पड़ोस में उत्तराखंड है, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, क्या दिक्कत है? मतलब ये जैसे कांग्रेस बदलती थी केंद्रीय मंत्री को मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को केंद्र में मंत्री, मतलब तो चलिए ठीक है। मैं थोड़ी छाबड़ा जी, आपने भी बहुत मनोहर लाल जी आरएसएस में, संघ में उनका एक्सपीरियंस भी है। हाँ ठीक है। मैं एक छाबड़ा जी, आप किस तरीके से देखते हैं? फिर तालिबान पे बात करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जो भूपेंद्र यादव आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है विपक्षियों को ऑक्सीजन मिल जाएगी राव विरोधी खेमे के लोगों को? HR न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं जो ये भूपेंद्र यादव जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, यहाँ आ रहे हैं, इसको लेकर जो राजनीति गर्म हो रही है, मैं तो एक बात कहूंगा, ये राजनीति गर्म तो अलग मुद्दा हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं,
भूपेंद्र यादव, इसलिए उनको मंत्री बनाया गया। मंत्री बनाने के बाद वो उनको भुना रहे हैं। आप ये देखिए अहिरवाल में वो आ रहे हैं क्योंकि यादव वोट बैंक है। और दूसरी बात, आप यादव वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए आप ये देख रहे हैं कि जो राव इंद्रजीत सिंह सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके साथ जो लोग भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी दूर चल रहे थे, अब वो सभी लोग स्वागत के लिए आ गए। जो राव नरवीर सिंह है, उनके जो समर्थक है वो भी स्वागत कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। आप देखिए दो चुनाव हो चुके हैं लोकसभा के। नरेंद्र मोदी का जो जलवा पहले था प्रधानमंत्री का, आज वो जलवा नहीं है। और उस जलवे को खत्म होते देखकर आज भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति से काम कर रही है कि इस तरह के नेता को लाया जाए जिससे जो नाराज लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी साथ आ जाए। जो राव इंद्रजीत सिंह के साथ तो जो लोग हैं, उसके अलावा बाकी जो लोग हैं जो नाराज हैं, जैसे आप लगा लीजिए रणधीर सिंह कापड़ीवास, वो विधायक थे, उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरियां चल रही थी। अब उनके भतीजे मुकेश कापड़ीवास भी स्वागत कर रहे हैं और उससे पहले आप देखिए अरविंद यादव, जिसके बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि वो पार्टी से बाहर हैं, उनको हरको बैंक के चेयरमैन बना दिए गए। आप देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन कईयों को खुले लैंड भी तो लगा दिया ना। कौशल से जगदीश को लेकर खुले लैंड लगा दिया, नरवीर की टिकट काट दी गई। तो क्या ये नाराजगी दूर करने की कोशिश है किसी तरीके से इनको लॉलीपॉप को भूपेंद्र सिंह यादव के जरिए इनको वापस लेकर के आए थे? देखिए खुटे लाइन लगाने की बात है, ये पार्टी का पता नहीं, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं, पार्टी की अपनी पॉलिसी है। किसी को जो ताकतवर है उसको साइड में बैठा दो। ये पत्रकार आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप भी पत्रकारिता करते हैं। हाँ, तो ये क्या पता क्या मैटर था, क्यों टिकट काट दी गई। बाकी भारतीय जनता पार्टी का मैं तो ये देखता हूँ कि किसी को भी ला सकते हैं, कोई भी आ सकता है। आपको भी राज्यसभा भेज सकते हैं कि मोहनलाल जी को भी राज्यसभा भेज दो। आप भी इंतजार करिए। अब भूपेंद्र सिंह जी को एक बात सुनो, आप ये देखो भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों की लिस्ट बन रही है, कौन कौन स्वागत कर रहे हैं। देखिए ना, जो लोग कांग्रेस में थे वो भी स्वागत कर रहे हैं और जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे वो भी स्वागत कर रहे हैं। 7 साल से भूपेंद्र यादव कहाँ थे भाई? अब जब लग रहा है 2024 का चुनाव आएगा, आपने देखा था मोदी का हो रहा कम हो रहा है, तो नई बिसात तो बिछाई जाए। स्वयं बता दिया कि भूपेंद्र यादव कहाँ थे। वो पार्टी के लिए काम करते हैं, वो ना तो चुनाव लड़े उन्होंने, वो पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं और पार्टी भी मजबूत करने के लिए उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और अहिरवाल में उतारा गया खास तौर पर कि यहाँ भी बीजेपी। और दूसरी बात, आपकी बात बताऊं, ऐसा भी हो सकता है जैसे हरियाणा के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, समय बदले, जैसे नरेंद्र मोदी का जलवा थोड़ा कम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसक रहा है, तो यहां भी भगदड़ वापसी हो जाए, यहाँ घर वापसी भी हो सकती है हरियाणा के नेताओं की, कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं। और उस भगदड़ के लिए नेता कहां से आएंगे आप बताओ? यहाँ लोकसभा का कौन उम्मीदवार लाएंगे? सुनिए मेरी बात। और दूसरी बात, जिन लोगों को खुटे लाइन लगाया गया था वो लोग टिकट नहीं लेंगे, वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे उन हालातों में। तो उन हालातों में ऐसा आदमी चाहिए जो पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हो, और भूपेंद्र यादव इस बात पर सटीक उतरते हैं और इसलिए उनको यहाँ अहिरवाल में चेहरा बनाया जा रहा है। आप भूपेंद्र यादव बड़े पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, उन पार्टी में बहुत बड़ा ओहदा है, परंतु मंत्री बनने के बाद लोग उनसे सीधा जुड़ेंगे और बाकी तो इलाके के लोगों का फायदा होने जा रहा है। जो लोग राव इंद्रजीत से नाराज हैं या वहां नहीं जा सकते शर्म के कारण, किसी कारण उनकी सुनवाई नहीं होती, वो दूसरी जगह चले जाएंगे। और पार्टी की बात रही, पार्टी की तो रणनीति सीधी है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करो और दूसरी कार तो ढूंढी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल ठीक है। विनानिया जी, विनानिया जी सुन पा रहे? जी सुन रहे हैं। विनानिया जी कैमरा ऑन करें अपना। हाँ जी स्क्रीन पे है विनानिया जी। हाँ स्क्रीन पे विनानिया जी। हाँ जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ 30 सेकंड में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कल भी आप चर्चा में थे, अब तो दोनों को सुन लिया। नरेश जी साहब चाहते थे कुछ, नरेश चौहान जी कुछ नई चीज बताए। देखिए मोहनलाल जी, जो नरेश चौहान साहब ने जो नई बात कही है कि
मतलब मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हो सकते हैं। देखो हालात तो देखो लगे ऐसे ही रहे, नहीं जन आशीर्वाद जो यात्रा है इनकी, तो मकसद क्या है? देखो कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ये चल तो रहा है। और वो अब क्या है, अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और अभी बनाया गया बल्कि कुछ दिनों में, तो इसमें कोई शक नहीं ये अहिरवाल में पकड़ कर पाएंगे, करेंगे। और राव इंद्रजीत की जान को मतलब एक संकट बन सकते हैं अगर इन्होंने लंबा खींचा। अगले चुनाव में इसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगले चुनाव। जैसे मैं तो कह रहे हैं अभी इनका गिरता अभाव है, गिर गया सारे। मोदी का जलवा नहीं रहा। बीजेपी का भी मतलब लोग, जनता गरीब है, महंगाई, बेरोजगारी, उद्योग बंद हो रहे हैं, कई समस्याएं, पेट्रोल ज्यादा, सारा सब कुछ है। तो इसलिए क्या है, राव इंद्रजीत सिंह वास्तव नाराजगी दूर की जाए। महंगाई है, अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी है, डीजल पेट्रोल है, इन सबसे ध्यान हटाया जाए, लोगों का नई जगह लगाया जाए दिमाग। ये तो देखो, ये तो इनका पुराना काम है बीजेपी का। भाई नई बातें कोई लाओ, उधर से ध्यान हटा के ना उधर से उधर लगाओ, है जी। अभी देखो तिरंगा यात्रा है, हरियाणा में भी राव और इंद्रजीत का भूपेंद्र का सबको छिड़वा दो, आराम से चर्चा कर दो, लोग अरे सब कुछ आप बोल गए। कहाँ महंगाई के कहाँ आ रहे हैं, बेरोजगार कहाँ रहे, उद्योग बंद कहाँ रहे, कहाँ कह रहे हैं हम, जहाँ मतलब संस्थाएं बिक रही है, सरकारी संस्था कहाँ बोल रहे हैं हम, जी। सब कुछ खत्म है। अब ये बड़ी चर्चा है 4 दिन से, अब आगे क्या होगा? अगर चौहान साहब वाली बात, अगर मुख्यमंत्री से प्रोजेक्ट किया तो वास्तव में ही इंद्रजीत के लिए संकट बढ़ेंगे। वरना अगर कहते हैं अगला अप्रोच कर देंगे तो इंद्रजीत का देखो जी ताकतवर तो है, जनाधार तो इंद्रजीत का है, कोई शक नहीं है। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, आपके पत्रकार छात्रों को भी ऑक्सीजन मिल गई, मुझे तो लगता है। वो इसलिए 2 दिन से अपील कर रहे थे चौहान साहब को लाए HR न्यूज पे। तो हाँ साहब की लॉजिक तो बहुत अच्छा। हम तो और एक और बात, हाँ एक और बात है कि आप जो देखो संविधान का 127वां जो संशोधन पारित हुआ है पार्लियामेंट के आखिरी दिन, मतलब उसमें जो पिछड़ा आयोग की सेंट्रल में पावर थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को या सेंट्रल आयोग को, अब उस संविधान संशोधन के मुताबिक वो राज्य सरकारों को और राज्य को वो पावर दे दी गई है। तो मैं एक और आपको जो तथ्यात्मक बात है कि भूपेंद्र यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर जो मनोहर लाल जी के खिलाफ किसान और जाट समुदाय का विशेष रूप से एक किस्म से विरोध है, तो भूपेंद्र यादव 127वें संविधान संशोधन के मुताबिक आते ही जाटों को ओबीसी में शामिल करवाएंगे। तो अहीरवाल भी खुश और जाट लैंड भी खुश और सब बल्ले ही बल्ले। तो बीजेपी 2018 में केंद्र ने यही कानून अपने हाथ में ले लिया, मतलब केंद्र तय करेगा, अब राज्य को ले लिया। ये 5 राज्यों में चुनाव भी नहीं है केंद्र जब राज्य को लेने में राज्य तय करेगा कौन सी जातियां आएंगी। बिल्कुल सब चीजें डेमोक्रेसी में चुनाव जीतने के लिए, सत्ता बनाए रखने के लिए की जाती हैं। 75 साल बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की दुहाई देने वाले 127 घाव कर दिए संशोधन करके, और एक तरफ बाबा साहब की दुहाई देते हैं। तो बाबा साहब की आत्मा तो रो रही होगी कि मेरे को तो ये तो 80 घाव तो राणा सांगा के हुए थे, इन्होंने तो 127 घाव कर दिए मेरे संविधान। ठीक है, एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम करेंगे अफगानिस्तान की बात, क्योंकि हम जिस मुद्दे के लिए आए थे 2 मुद्दे थे, ये मुद्दा हमारा यही होगा। बाकी कल स्वागत होने दीजिए, नई तस्वीर उभर के आएगी, कल हम फिर बैठेंगे शाम को, फिर उस पर चर्चा करेंगे, चौहान साहब से जानेंगे ये जो स्वागत है उसका क्या असर है, उसकी रूपरेखा कहाँ तक है, कहाँ तक उसके रंग दिखे, उस पर कल चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आता हूँ। छोटा सा ब्रेक।
देखिए ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। और अब ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, किस तरीके से जहां अफगानिस्तान में तालिबानी ने कई जो है जिलों पे कब्जा कर लिया है, और जिस तरीके से देखा होगा आपने कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली में जो है इसकी हरकत दिखाई दे रही है कि किस तरीके से वहां पे जो तालिबान है, वहां जो हालात और स्थिति है, लोग पलायन करने को मजबूर है। और अमेरिका ने जिस तरीके से अपने सेना उतारी है, और भारत ने भी जो अपने जो वहां जो भारतीय लोग हैं उनको बुलाया है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। चौहान साहब, आप किस तरीके से देखते हैं पूरे अफगानिस्तान के मामले को? क्या लगता है देखो भारत पे भी मोहनलाल इसका जी, असर पड़ेगा? संकट कहीं ना कहीं है। मोहनलाल जी, भारत पर ही नहीं पूरे विश्व पर असर पड़ रहा है, पड़ेगा और पड़ा था। हम याद करें वो 1998 99 का दौर, उस टाइम भी तालिबान पूरे एक किस्म से चरम सीमा पर था, और 96 में। हमें मतलब हमें यहां से मतलब आतंकवादियों को उनके दबाव में वहां छोड़ के आना पड़ा था। भारत सरकार अमरुदुल्ला ठीक। के एक केंद्रीय मंत्री हवाई जहाज स्पेशल लेके और उन आतंकवादियों को छोड़ के आए थे। तो ये निश्चित रूप से भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए एक चिंता की बात है और एक परेशानी की बात है। अब इसमें एक हमें अवसर मिला है। सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ का वो है, उसमें आज के दिन भारत की अध्यक्षता में वो काम सुरक्षा परिषद कर रही है। तो आज हमारे सामने, देश के नेतृत्व के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है कि हम अपने इस दायित्व को, यूएनओ के पूरे विश्व के देशों ने जो शांति और सुरक्षा की इन हालात में संयुक्त राष्ट्र संघ पर जिम्मेवारी है, उसको हमारा नेतृत्व वैश्विक स्तर पर किस प्रकार हैंडल करता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसमें अब आप जानना भी चाहेंगे कि हम क्या करें। हाँ, आप जानना कि भाई हम क्या करें, मतलब वो प्रधानमंत्री जी और वो अपना उनका एक स्तर है, हमारा रेवाड़ी में बैठे हमारा अपना स्तर है। लेकिन सोच कहीं ना कहीं हमारी भी प्रधानमंत्री जी के बराबर सोच हो सकती है, प्रधानमंत्री जी से थोड़ी हल्की सोच हो सकती है। और ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, ऐसी चीजें हैं, तो एक साधारण आदमी की सोच भी प्रधानमंत्री जी को कहीं ना कहीं मार्गदर्शक भी बना सकती। तो उसके लिए हम जिस प्रकार एक और चीज है ना, आज जो काबुल 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 एयरपोर्ट की जो तस्वीरें आई है, हाँ, क्या लगता है वो डरावनी तस्वीरें, जिस तरीके से वो भगदड़ मच रही है, गोलियां वहां पे चली है, अमेरिकी सेना ने वहां कब्जे में ले लिया उस एयरपोर्ट को, काबुल के को, और दिल्ली दूतावास में भी जो अफगानिस्तान के लोग जो वो पहुंच रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं मोहनलाल जी कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक चुनाव में, राजनीति के अखाड़े में, चुनावी अखाड़े में आक्रामक रूप अपनाती है, अग्रेसिव रूप अपनाती है, उसी प्रकार आज इस तालिबान के जो घटनाक्रम है उसको सुरक्षा परिषद के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक आक्रामक रुख मुखिया के नाते इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिखाना होगा। और ये एक अवसर मिला है। अमेरिका बीच बीच में जाता था, अमेरिका ने अपनी सेनाएं वापस कर ली हैं। आज भारतीय सेना को ये कमांड मिलनी चाहिए कि जिस प्रकार
अमेरिकी सैनिक वहां लैंड करवाए गए थे ट्रंप ने, और बाइडेन ने वापसी ले ली है, तो वो मोर्चा भारतीय सेनाओं को अब मोदी जी प्रदान करें। और भारतीय सैनिक, हमें पूरा विश्वास है कि इस मिशन को सफलता से कामयाब करेंगे और भारत एक बार फिर आध्यात्मिक रूप से भी और सैन्य शक्ति के रूप में भी एक विश्व गुरु बन के सामने आएगा। नहीं, जिस तरह की चीजें आ रही है कि तालिबान के अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबानियों नंगा नाच कर रहे हैं, बच्चों को, महिलाओं को किस तरीके से अपना शिकार बना रहे हैं, तो ये डर का माहौल कहीं लगता है हमारे देश में भी है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 20 साल आप जब डराओ, 20 साल बाद फिर तालिबान, अरे आप जब डराओगे तो डरेंगे। अब 2 साल होने को आए, कोरोना में आपने घर में बांध रखा है लोगों को कि घर से मत निकलो, घर से मत निकलो, घर से मत निकलो। दूसरी तरफ आप कहते हो कि अनलॉक कर दिया, कमाओ भी। प्रॉब्लम है। हाँ, अच्छा, मैं छाबड़ा जी के पास आता हूँ। छाबड़ा जी, आप किस तरीके से देखते हैं ये पूरा? मेरे पास समय का अभाव है, 1 मिनट में अपनी बात कहें। मोहनलाल जी, जो अफगानिस्तान में इस समय हो रहा है, ये पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। खास तौर पर मैं कहूंगा भारत को सचेत होने की जरूरत है। आप देखिए किस तरीके से काबुल में चल रहा है तालिबान, मतलब मैं तो कहूंगा ये इस तरह से आतंकवादी ताकतें सक्रिय होकर सत्ता परिवर्तन कर रही हैं। और कहीं ना कहीं भारत में आप देखेंगे कि भारत को भी सचेत होने की जरूरत है। और आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देखिए, मैं तो कहूंगा कि भारत में जो बातें होती थी, भारत में भी इस चीज पर नियंत्रण रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं तो कहूंगा सबसे पहले इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। सब चीजें नियंत्रण में होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं किसी समाज की बात, एक की बात नहीं कर रहा, मुझे कोई इस बात से दिक्कत नहीं है, परंतु एक जनसंख्या कानून सरकार को लागू करना चाहिए, जो सबसे पहले वायदा था। और मोदी जी तो देखो बड़े बड़े 56 इंच का सीना है, वो कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीद नहीं लगती कोई सरकार करेगी। देश में जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए, जो 2 बच्चे सबके लिए, सभी के लिए लागू होना चाहिए। जो ये हालात खराब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप स्वयं देख रहे हैं क्या माहौल है। और बहुत जगह आप देखिए, देश में भी कई जगह, देश में आप 1947 का वाक्य देखिए क्या हुआ। क्या ये 1947 का वाक्य दोबारा दोहराना चाहते हैं? देश में देश को सचेत होना चाहिए और विश्व को भी सचेत होना चाहिए। विश्व तो सचेत है, परंतु हमारा हिंदुस्तान वोटों की राजनीति के पीछे सचेत नहीं है। वोटों की राजनीति के कारण देश के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, कहीं जातिवाद के नाम पर, कहीं कुछ। तो देश को सचेत होने की जरूरत है। भारत की अखंडता की रक्षा के लिए ऐसे कानून बनाने की जरूरत है। और ये कानून सबके लिए फायदेमंद है। जो लोग कानून, एक कानून जिसके लिए बनेगा उसके परिवार के लिए भी लाभदायक होगा। इसके दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे और देश के लिए अच्छे होंगे। समय का अभाव है मेरे पास, क्योंकि मैं लीलानिया जी को भी देना चाहूंगा। लीलानिया जी 30 सेकंड में अपनी बात करें, क्योंकि समय का अभाव है, क्योंकि हमने हरियाणा की राजनीति में समय खा लिया अपना। और चौहान साहब सुनना चाह रहे थे, चौहान साहब से हमने विस्तार से बात करी, इसके बाद फिर हम पैनल पे बैठेंगे लगातार। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या करना चाहिए भारत सरकार को? देखिए मोहनलाल जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारे महेंद्र छाबड़ा जी और चौहान साहब ने कहा विश्व खतरा है, ये मान गए, सारे सब देशों खतरा है। लेकिन हम अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं। सबसे ज्यादा कोई खतरा है तो भारत को है, क्योंकि आज पाकिस्तान खुशियां मना रहा है। इमरान खान कह रहा है भाई तालिबान ने अपनी आजादी ली है और बड़े बड़े जाहिर लिए, तो आज बड़ा खुश है वो। और भारत के आरोप, कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, भाई मोदी जी ने वहां सेना भिजवाई, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी ने वहां उनकी मदद की है अफगानिस्तान में उन सेनाओं की। तो अब क्या है, जो आज हमारे अंदरूनी जो चल रहे हैं हिंदू मुसलमान, और हमारे जो अंदर झगड़ा चल रहा है दलितों का और हिंदुवाद ये चल रहा है, तो एक तो हमें इनमें सुधार करना होगा। आज का जो सिस्टम है, जो आज बड़ा खतरा है इस टाइम, मैं तो खतरा मानता हूँ हिंदुस्तान पे तालिबानों का। तालिबान तो बड़े लड़ाकू है, तो हमें अंदरूनी खत्म करके ना, ये चुनावी प्रक्रिया उनके सब खत्म करके पूरा ध्यान अफगानिस्तान पे लगाना चाहिए।
अफगानिस्तान हमारे लिए बड़ा भारी खतरा है। सबसे पहला कोई खतरा बनेगा तो हिंदुस्तान पे बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 20 साल बाद फिर खतरा है ये 20 साल बाद फिर खतरा है। क्यों? उसकी निगाहें, मैं आपको सही बताता हूँ, उसकी निगाहें सीधी अब पाकिस्तान को सह देगा। पाकिस्तान की सेना और उनके एक होंगे। देखो तो ये दो ताकत मिल गया। आज हमारी जो पड़ोसी देश है, चीन की तरफ देखेंगे नहीं, वो चीन ताकतवर देश है। तो अब जो उनकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाकू है, तो इनकी एक ताकत जबरदस्त होगी। तो हिंदुस्तान को बड़ा भारी खतरा है। सबसे पहले विश्व के देशों से अगर कोई खतरा है तो हिंदुस्तान ज्यादा है। एक मिनट तो मैं तो चाहता हूं आज बीजेपी को ये चुनावी राजनीति है सब छोड़ के ना, प्रधानमंत्री को मतलब उधर ध्यान देना चाहिए और देश को सुरक्षा के लिए आश्वासित किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो दे नहीं रहे होंगे। चौहान साहब हमारे साथ जुड़ गए। चौहान साहब, दोनों की प्रतिक्रिया आपने सुन ली। अब आपको क्या लगता है, क्या आपका कहता विश्लेषण क्या करना चाहिए भारत को? ये चिंगारी कहीं हमारे देश में आकर के ना लग जाए। क्या लगता है चिंगारी को बुझाना चाहिए? 20 साल पहले जो लगी थी। मैं वही कह रहा हूं, हम सक्षम हैं इस चिंगारी को बुझाने के लिए। और एक बार हमारी सेना ने अपना जलवा दिखा दिया तो पाकिस्तान ही नहीं, चाइना भी अपने कदम पीछे खींचेगा। और पूरा विश्व, अमेरिका ने जो सेनाएं वापस बुलाई हैं, मतलब अमेरिका भी कहीं ना कहीं अब भारत के साथ बराबरी में आके खड़ा हो। चौहान साहब, मोहनलाल जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हमारी सेनाएं भेजने की बात क्या कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैसे उम्मीद कर सकते हैं? 1999 में देखिए, 24 दिसंबर 1999 को 814 आईसी विमान को तालिबान में ही, ये अफगानिस्तान में कंधार में किस तरह से आतंकवादियों को बैठाकर आराम से खाना पीना खिलाकर छोड़कर आए थे। आज मत कैसे उम्मीद करें कि सेना भेज दी जाए? और दूसरी बात यह है, हमारे सैनिकों को क्यों वहां भेजा जाए? आप ये देखिए, पहले अपनी सुरक्षा तो कर ले। हम अपने देश में हालात क्या चल रहे हैं इस समय, कश्मीर में क्या हालात है, आज हम अपने देश को पहले ठीक करें। वहां जाकर वो हालात, आज अमेरिका जैसा ताकतवर देश पीछे हट गया, कोई ना कोई कारण रहा होगा। एक बार वहां भेजने के बाद क्या दोबारा हम बुला सकते हैं? क्या हम अपने वीर सैनिकों को वहां पर भेजे? चौहान साहब, हमारे सैनिक वीर हैं, पर ये नहीं कि उनको हम झोंक दें कि वहां पर हम अपने देश में सुधार करें, सुरक्षा बढ़ाएंगे। देखिए मैं महेंद्र जी का, पाकिस्तान कभी ड्रोन भेजता है, पाकिस्तान का इलाज करें हमारे सैनिक, वो अच्छे लगता है जाकर। हम कंधार में जाए, पाकिस्तान को हम संभाल नहीं पा रहे यार। ठीक बात है। देखिए महेंद्र जी, आज तक हम इलाज नहीं कर पा रहे। कभी पाकिस्तान ड्रोन भेज देता है, कभी देखिए पाकिस्तान का पक्का इलाज कर दो। पहले हमें पाकिस्तान का इलाज करने की जरूरत है। अपने सैनिक जितना सैनिकों का हम रिस्क वहां लेंगे, पाकिस्तान को 2-4 बार सबक सिखाया जाए तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, अपने आप तालिबान भी ठीक हो जाएगा। हाँ जी एक मिनट मोहनलाल, एक मिनट देखिए, रुकिए भाई, रुकिए 2 मिनट। मेरे को चौहान साहब की प्रतिक्रिया चाहिए। चौहान साहब, छाबड़ा जी ने जो बात करी उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? मैंने कहा छाबड़ा जी ने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा ये एक अवसर है, इस अवसर को, ये हमारा 56 इंच का सीना, हम ताकत दिखा सकते हैं। इस अवसर को अगर हम भुनाएं, जैसे हम इलेक्शन में, चुनावी अखाड़े में हम आक्रामक रूप दिखाते हैं, आज सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते हमें वो आक्रामकता दिखानी पड़ेगी, जब जाके कहीं ना कहीं कोई काम बन पाएगा। मतलब चौहान साहब, एक मिनट चौहान साहब, यही 56 इंच का यही सीना, देखिए 56 इंच का सीना जो आज चीन की हमारी गलवान घाटी के अंदर 8 एकड़ जमीन मारेगी, आज तक वो नहीं छुड़ा पाए। तो 56 इंच का सीना क्या मतलब? तालिबानों की, क्या तालिबान के लड़ाकुओं से हमारी सेना कहां तक पार पड़ेगी? देखिए अमेरिका जैसे हाथ खड़ा कर दिया। मैं तारीफ करता हूँ कि हम अपनी सेना क्यों झोंके? हमें लंका में भेजी थी सेना, एक बार क्या हुआ देखो हमारी सेनाओं का। लंका का आप देखो, इतिहास उठा के देखो,
तो कहने का मतलब क्या है? ये हम अपने अपने सैनिकों को क्यों शहीद करवाया जाए? क्यों मरवाए? सैनिक हमारे बड़े कीमती सैनिक हैं। हाँ, एक जी जी। पीस फोर्स होती या है, तो सारे हमारे विश्व नहीं होंगे, पूरे विश्व की सेनाओं का एक ट्रूप होता है। उसमें हाँ, खाली ये हमारे ठीक, सैनिक ये नहीं ठीक। हाँ, ये ठीक है। ये चौहान साहब, हम आपकी इस बात से सहमत है। ये रणनीति, इस बात से हम सहमत है। यही कह रहा हूं मैं कि एक रणनीति तैयार की जाए। रणनीति तैयार की जाए। सुरक्षा बोलने परिषद तो दो की जी। जो अध्यक्षता हमें मिली है ना भारत को, तो जी, जी। यूएन पीस फोर्स में सब देशों की सेनाएं होती हैं। तो यूएन पीस फोर्स में, क्योंकि आज हम मुखिया हैं उस सुरक्षा परिषद नहीं, आपने के, कहा था कि हम भारत लीड भारत के लेंगे। सैनिकों को भेजा जाए। नहीं, आपने नहीं, भारत के सैनिक हमारी कहा भी था, है। तो मुझे इसलिए इतराज था। नहीं, हमारी अब भी यूएन पीस फोर्स में आज भी हमारी कई रेजिमेंट, कई बटालियन अब भी यूएन पीस फोर्स में गई हुई है और टाइम टू ठीक है, टाइम समय का- जाती रहती है। लेकिन तो आज समय का हम अभाव लीड है, ले कौन सकते हैं। सा- आक्रमण समय का अभाव है, समय क्या का क्या अभाव- पाकिस्तान चुप बैठ जाएगा? चौहान जी, पाकिस्तान का साथ देगा? अफगान तालिबान का साथ देगा पाकिस्तान? अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का भी इलाज किया बहुत जाए। बहुत धन्यवाद। सब भाई, इलाज होंगे। पाकिस्तान का भी इलाज किया जाए। सबका देखो, इलाज समय आएगा तो